हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क कराया जाता है। देखिए, हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हमारा जो टॉपिक चल रहा था, यहां पर हम देख रहे थे कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर जा रहे हैं तो वहां पर कुछ स्टेप पढ़ रहे थे जिनमें हमने स्वराज्य पार्टी के बारे में देख लिया था कि स्वराज्य पार्टी भी आई हुई थी। स्वराज्य पार्टी का गठन हमने देखा था, गठन करने वाले लोगों के बारे में भी जाना था कि उनके जो संस्थापक सदस्य हैं कौन कौन थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सीआर दास, इन लोगों के द्वारा स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी। स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य क्या था, यह भी हमने देखा हुआ था। फिर उसी में हम आगे जब गए तो हमने देखा था कि दो ऐसे तत्व आए हुए थे जिनने भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदल दी थी। एक तत्व के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे जिसको आप वैश्विक मंदी कह रहे थे। मंदी को भी हमने बहुत अच्छे से समझा था कि नहीं? तो अब जो दूसरी बात है वो है साइमन कमीशन। तो हम आज इस लेक्चर के माध्यम से साइमन कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्या है? तो ब्रिटेन में जब चुनाव हुए, है ना, 1927-26 के अंदर जब चुनाव हुए तो वहां पर एक नई सरकार बनी जिसको कहते हैं टॉरी सरकार। तो टॉरी सरकार ने क्या किया कि एक आयोग बना दिया। अब ये आयोग सरकार ने क्यों बनाया? आप हमेशा याद रखो कि अभी हम किस दौर में चल रहे हैं। हम ब्रिटेन के उपनिवेश हैं, डोमिनियन स्टेटस है हमारा, हम उसके गुलाम हैं। तो सरकार, चूंकि भारत में आप देख रहे हैं कि जन संघर्षों का दौर चल रहा था, एक के बाद एक लगातार आ रहे थे। तो सरकार को यह लगा कि यार हमें इन जन संघर्षों का जवाब देना चाहिए। हालांकि जवाब तो वो भारत में भी दे रहे थे। आपने देखा जवाब का तरीका क्या था? गोली मार देना, मारना, पीटना, जो भी हमारे राष्ट्रवादी लोग थे उनको दबाना, जेल में डाल देना। लेकिन उनको लगा कि हमें एक संवैधानिक तरीका या हमें एक कानूनी तरीका अपनाना चाहिए इन जन संघर्षों का जवाब देने का। तो उनने, टॉरी सरकार ने क्या रास्ता अपनाया? उनने बोला कि हम एक आयोग बना देते हैं। आयोग क्या करेगा? वो एक आयोग बनाया जाएगा। वो आयोग का नाम उन्होंने क्या रख दिया? साइमन कमीशन रख दिया। इस साइमन कमीशन आयोग का नाम साइमन क्यों रखा गया? क्योंकि इसके जो प्रमुख बनाए गए वो कौन बनाए गए? सर जॉन साइमन। ये नाम याद रखना है आपको, है ना। सर जॉन साइमन को इस आयोग का प्रमुख बना दिया गया और इनको भेजा गया कि बोले आपको कहां जाना है? आपको लंदन से निकलकर कहां पहुंचना है? भारत पहुंच जाना है। और आप भारत पहुंचेंगे तो भारत जाकर आपको क्या पता करना है कि उनकी संवैधानिक व्यवस्था के बारे में, उनकी संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली क्या है, वहां की देश चलाना हो तो किस तरीके से कानून लगाने पड़ेंगे, किस तरीके का संविधान बनाना पड़ेगा, यह कार्यशैली का आप अध्ययन करो और हमें बताओ। इसमें इनने कमी क्या कर दी कि आपने ये बनाया, आपने ये सब कुछ भेजा कि भाई ये आएंगे यहां पर, ये लोग अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके यहां से चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, बड़ा विरोध हुआ। विरोध के पीछे का कारण क्या था कि यहां पर जब ये भेजा गया तो इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय नहीं रखा गया था। अब यार आप ये बताओ ना यार कि आप हमारे यहां पर आ रहे हो, हमारे बारे में अध्ययन कर रहे हो कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, आपका देश कैसा है, कैसा नहीं है, और आपने एक भी भारतीय नहीं रखा, तो बाहर वाला व्यक्ति कैसे बता पाएगा? आप ये बताओ ना कि जैसे मान लो हम वेस्ट इंडीज के किसी व्यक्ति को भारत में बुला लें और उससे बोलेंगे भाई तू कथक करके बता, भारत में कथक में क्या क्या स्टेप होते हैं। वो क्या जाने? वो तो अपने यहाँ के डांस के बारे में, अपने यहाँ की संस्कृति के बारे में, अपने यहाँ के लोगों के रहन सहन या कार्यशैली के बारे में बता पाएगा। तो ब्रिटेन के लोग हमारे यहाँ शासन तो कर रहे थे, लेकिन भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ जगह जगह पर विविधताएं आपको देखने को मिलेंगी। आप फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण ले लो, शादी हर वर्ग के अंदर होती है, भारत में भी होती है और ब्रिटेन में भी होती है। लेकिन अगर शादी के तरीके आप देखो तो भारत में इतने अलग अलग प्रकार की, जैनों के यहां शादी होगी, बौद्धों के यहां शादी होगी, है ना, हिंदुओं में शादी होगी, मुस्लिम्स में शादी होगी, और इनमें भी अलग अलग वर्ग में, गुजरात की शादी अलग, कश्मीर की शादी अलग, महाराष्ट्र की शादी अलग, इतनी विविधताएं हैं। आप कैसे जानेंगे उसके बारे में? और आपने भारत जैसे देश के संविधान, मतलब जिससे देश चलेगा, उसकी कार्यशैली के अध्ययन के बारे में आपने कमीशन बना दिया और एक भी भारतीय को नहीं रखा। गलत बात की तो लोगों ने क्या किया? बहुत विरोध किया। और लोगों ने विरोध किया तो क्या नारे लगाए? साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। अच्छी बात यह हुई कि इस साइमन कमीशन जब भारत आ रहा था तो इसमें जितनी भी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग विचारधारा की थी, जैसे कांग्रेस थी,
मुस्लिम लीग थी और दूसरे दूसरे कृषक प्रजा पार्टी थी, छोटी छोटी पार्टियां थी, वो सभी पार्टियां इकट्ठी हो गई और इकट्ठी होकर सभी ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया कि साइमन कमीशन में भारत नहीं रहना चाहिए, भारत से वापस जाए। क्योंकि अगर ये आया है तो कुछ तो रखते यार, साथ में 7 लोग आए थे इसमें, साथ में कम से कम 1 या 2 लोग तो भारत के रखते, 1 या 2 भारत के होते तो फिर वो आपको बता पाते कि भाई नहीं आप ऐसा कानून बना रहे हैं, ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा सा संस्कृति के हिसाब से ये चलता है। आपने रखे ही नहीं, वो क्या जाने हमारे बारे में, तो कुछ नहीं जानेंगे। तो इसका विरोध बहुत किया गया और जब बहुत विरोध किया गया तो उस टाइम पर भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को लगा कि यार विरोध बहुत हो रहा है, विरोध को कैसे गोलमोल किया जाए, तो गोलमोल करने के लिए गोलमोल जवाब दे दिया उन्होंने। क्या दिया कि उन्होंने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे देंगे। हम औपनिवेश थे लेकिन दर्जा नहीं मिला था, हमें ब्रिटिश इंडिया कहते थे। बोले हम क्या करेंगे, आपको एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। कब देंगे समय नहीं बताएंगे, कब दिया जाएगा कोई डेट नहीं, कोई समय सीमा नहीं, बोले बाद में दे देंगे। अब बाद कब आता है, बाद तो कभी आता नहीं है। और दूसरा इनने क्या बोला कि बोले एक और चीज करते हैं कि आपके देश का संविधान कैसे बनाया जाए, इसके लिए हम गोलमेज बुलाते हैं और गोलमेज में चलें। तो इनने गोलमेज सम्मेलन का भी प्रस्ताव रखा कि गोलमेज में चलते हैं, वहां पर हम आपके संविधान के लिए चर्चा कर लेंगे, ये बातें की गई। हालांकि कांग्रेस ने इस गोलमेज प्रथम, ये पहला सम्मेलन है, इस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया कि बोले हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस के अंदर अगर आप देखें तो नई पीढ़ी भी आ गई थी, मतलब गांधी जी जैसे थोड़ी से पुराने हो गए और उनसे सीनियर वाले लोग जैसे गांधी जी के गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले और सीनियरिटी के जो लोग थे, तो अब गांधी जी के साथ साथ कांग्रेस में नई पीढ़ी आ गई। नई पीढ़ी थोड़ा सा जोश ज्यादा रखती है। उस नई पीढ़ी के 2 बड़े नेता जिनमें आप जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे। इन दोनों के नेतृत्व में कांग्रेस का एक खेमा तैयार हो गया जो बहुत आक्रामक रुख अपना के रखा हुआ था। और वो तैयार ही नहीं था, हमने पहले भी देखा हुआ था कि वो तैयार नहीं था। ये लोग क्या कह रहे थे कि हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए है। अपन ने पिछले वाले वीडियो में देखा था ना कि इनने पूर्ण स्वराज्य के लिए दावा किया था कि पूर्ण स्वराज्य चाहिए, तो इनने आक्रामक रुख अपनाया। तो अब कांग्रेस में एक नया सत्र बुलाया गया। कांग्रेस का नया सत्र कहां बुलाया गया, लाहौर के अंदर एक नया अधिवेशन बुलाया गया 1929 में। इस लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता जो की वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। उस अधिवेशन में ये डिसाइड किया गया, ये निश्चित किया गया कि अब हम जो काम करेंगे वो सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा है, पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे। तो यहां पर इस अधिवेशन के द्वारा क्या डिसाइड हुआ कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो अब आपको मैंने 2 अधिवेशन और इसके पहले बता दिए, असहयोग आंदोलन, खिलाफत और असहयोग, याद है कि नहीं। तो आपको वो असहयोग और खिलाफत के जो अधिवेशन हुए हैं वो कहां कहां पर हुए हैं ये कमेंट करके आपको बताना है कहां हुए हैं, है ना। तो अब ये वाले आप ये याद रखेंगे, सविनय आंदोलन का कांग्रेस का सत्र कहां पर बुलाया गया, कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर बुलाया गया, लाहौर में बुलाया गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। क्या डिसाइड हुआ इसमें, पूर्ण स्वराज्य की मांग। ये तीनों बातें बिल्कुल आप याद रखें, आपको याद रहती है तो ठीक, आप नोटबुक के अंदर भी लिखते जाया करें साथ साथ में, जो भी कीवर्ड आते हैं, की पॉइंट, चुकी है सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में की गई, वो अधिवेशन कहां हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ऐसी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग यहां पर फिक्स हो गई। और यह भी तय किया गया कि जो आने वाली 26 जनवरी है, ये 26 जनवरी क्या होगी, इसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। सभी लोग पूर्ण स्वराज्य के लिए शपथ लेंगे और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे। तो ये यहां पर डिसाइड किया गया। तो अब ऐसा यहां पर अब ये सारी चीजें तय हो गई। अब आपको एक बात पता है ना कि हमारा संविधान बनकर तो थोड़ा सा पहले तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया था, लागू 26 जनवरी को किया था। क्योंकि हम पहले 26 जनवरी को क्या मना चुके हैं कि ये हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा। हमने ऐसा सोचा था कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्र हो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना था, लेकिन हो नहीं पाया। तो फिर हमने बोला कि हम अपना संविधान ही वहां पर लगा देते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। गांधी जी भी कांग्रेस के सदस्य थे, तो गांधी जी सोच रहे थे कि यार आंदोलन बड़ा खड़ा करने के लिए कोई एक ऐसा मुद्दा उठाया जाए जो हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। अगर हर व्यक्ति उस मुद्दे से जुड़ा होगा तो बड़ा एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा। तो गांधी जी ने ऐसे ही सोच सोचकर एक नई चीज निकाली जिसको आप कहते हैं क्या, नमक। क्या कहलाता है, नमक। तो यहां से एक नई कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा जिसको आप कहेंगे नमक यात्रा, हम देखने को आएंगे। कांग्रेस में एक तबका ऐसा भी था,
आपने देखा कि ये जो सीनियर जो जूनियर लोग हैं, जो नए लोग आए हैं, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, ये तो कह रहे थे कि पूर्ण स्वराज, लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो डोमिनियन को लेकर भी तैयार था कि भाई ऐसा हो। वो तबका कौन सा था, वो वर्ग कौन सा था, उसको कहेंगे उदारवादी और मध्यम मार्गी। आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन एक बन सकता है कि कौन सा कांग्रेस का एक तबका था जो डोमिनेंट स्टेटस के लिए तैयार था, तो आपको याद रखना है क्या है, उदारवादी और मध्यम मार्गी जो लोग थे वो डोमिनेंट के लिए भी तैयार थे। लेकिन जो नया खून था, यूथ थे, वो तैयार नहीं थे। और उन लोगों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, ये लोग कर रहे थे। ये क्या चाह रहे थे, पूर्ण स्वराज। उसके लिए अधिवेशन बुलाया गया, ये सारी चीजें की गई। गांधी जी को लगा कि एक ऐसी कोई बात होनी चाहिए कि कोई एक ऐसा टॉपिक आ जाए जिससे क्या हो जाए, देश के सभी लोग उससे जुड़ जाए, और जब सभी लोग जुड़ जाएंगे तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अब हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे नमक यात्रा, जिसको आप दांडी यात्रा भी कहते हैं, वो कैसे स्टार्ट हुई और भारत में सवर्णावज्ञा आंदोलन का एक दौर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, अब ये वाली बातें तो हम अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। अब आप लोग क्या करें, आपको ये पता ही होगा कि मैग्नेट ब्रेन क्या है। मैग्नेट ब्रेन हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। तो आपको ये पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए करना क्या है, हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए करना क्या है, आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे जो सेशंस होते हैं उनको आप लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये जरूरतमंद जो लोग हैं सभी को मिल सके। ठीक, थैंक यू।